हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये मेरा ही लिखा हुआ अभी तक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात सभी को। आ जाए। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है, आ जाए। हाँ जी, स्वाति, अंकुश, नाजिम, नीरज, विष्णु, दीप, शिखा, खुशबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जितने भी जूम वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। ये वाला लाइट जलेगा, चलता है क्या? लाइट जलता है क्या इधर वाला? ये पीछे ऊपर वाला? अच्छा, ओके। एक एक इधर देखिए, एक लाइट कम है शायद। मुझे थोड़ा अंधेरा जैसा लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ। हाँ हाँ जी, चलिए। कल मैंने कहाँ तक करा दिया था आप लोगों को? अच्छा, हाँ जी। कल मैंने कहाँ तक करा दिया था आप सभी को? साइमन कमीशन हो चुका था। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, साइमन गो बैक। चलिए, आते हैं हम लोग यहाँ पर। कल मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास में, एक मिनट, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के लिए? आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है अभी? हाँ जी, आप सबका अभी प्रिपरेशन के क्या कंडीशन है? ठीक ठीक चल रहा है? और कल जाकर के आप लोगों ने क्वेश्चन देखा जो मैंने पूछा था आप लोगों से? हाँ जी, जो मैंने क्वेश्चन देखा, क्या आंसर निकल कर आया? अच्छा, ओके। और नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था वो? में इम- हाँ, उसी में इसमें क्या होता है वो ये जो कंडीशन था, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के बाद जो है, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा अब देखिए है क्या। आज थोड़ा सा क्या करना है काम में, जैसा कि मैंने कहा था कि आज प्रयास करना है कि आज खत्म हो जाए। आज मेरा मतलब कोशिश मेरी यही होगी कि आज आप लोगों का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाए। देखिए, साइमन कमीशन जो मैंने कल बताया था, उसमें ये था कि भारत में जो चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया है, या फिर भारतीयों की प्रतिनिधि का जो सवाल है, एसएससी का मेंस है। चलिए चंदन, ऑल द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ है। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। मैं ये कह रही थी, जो साइमन कमीशन का जो कंडीशन था, मीन्स ये था कि भारतीयों ने इतना विरोध क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, और कंडीशन ये भी था कि समस्या हम भारतीयों की है, तो ये विदेशी जो हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडियन हो, जो भारतीयों की समस्या को समझ सके। दैट्स वाई क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक सवाल आता है आपका, अगर आ जाए, मैं छोटे छोटे भी थोड़े से कुछ क्या जो फैक्ट्स वो मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे नेहरू रिपोर्ट पे आपका सवाल आ जाए, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट क्या था, अगर आपका क्या हो जाए, सवाल आ जाए नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट पर अगर सवाल आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, तो देखिए था क्या कि भारतीयों ने क्या किया, यानी जब साइमन कमीशन पे जब ये लोग नहीं राजी हुए, तो बर्कन हेड जो थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने चैलेंज दिया, किसे चैलेंज दिया, भारतीयों की, कि ठीक है, अगर आपको हमारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, यानी हमारा प्रपोजल नहीं सही लग रहा है, सो आप अपना ही क्या करिए, एक प्रस्ताव तैयार करें, या अपना ही कोई एक रिपोर्ट तैयार करें, फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या कंडीशन है। तो इसको लेकर के हम क्या देखते हैं, एक नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी, ठीक है ना। कब बनाई गई थी ये याद रखिएगा, 1928 में। अगर आपका क्वेश्चन आ भी जाए कि साइमन कमीशन के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सी रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी, दैट वाज नेहरू रिपोर्ट। इसका नाम क्या था, नेहरू रिपोर्ट था। अगर आप लोगों को लग रहा है ठीक है ना, तो इसमें था क्या, देखिए, जो इस टाइम पे भारतीय सचिव जो थे, मैंने आपको जैसा बताया था कि 1858 के बाद एक एक्ट बना था। 1858 के एक्ट में ये था कि भारत का एक वायसराय होगा, और उसकी सहायता के लिए एक सचिव का पोस्ट होगा। तो जो सचिव का पोस्ट था, यानी जो बर्कन हेड थे, वो क्या थे, भारतीय सचिव थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सचिव, ठीक है ना, ब्रिटिश भारतीय जो सचिव थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था बर्कन हेड।
क्या नाम था, बर्कनहेड, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी, किसके समक्ष, भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी, भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी, ठीक है ना, एक चुनौती रखी। इट मीन्स ही गिव्ड अ चैलेंज टू इंडियंस। इन्होंने किया क्या था, ही गिव्ड अ चैलेंज, ही गिव्ड अ चैलेंज, चैलेंज टू इंडियंस, ठीक है ना। इन्होंने चैलेंज दिया कि इफ यू आर एबल, अगर आप एबल हैं, देन प्लीज आप अपना क्या करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। चुनौती रखी कि अगर अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप अपना संविधान बना करके हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने चुनौती दी थी कि आप अपना क्या कीजिए, एक संविधान बना के हमें दिखाइए, अपना संविधान बनाएं, ठीक है ना, संविधान बनाएं। यानी कि आप क्या करिए कि कंस्ट्रक्ट योर, या फिर कह सकते कि प्लीज आप क्या करें कि एक संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आप उस क्या करिए, उसे बनाइए। इन्होंने चुनौती दी थी और इस चुनौती को स्वीकार किया किसने। एक चीज और है, आपका जो क्वेश्चन ये बनता है ना कि नेहरू रिपोर्ट से कौन जुड़े हुए थे, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, हाँ जैसा कि आपको इसमें नाम से लग रहा है कि इसके तहत जो है, यानी नेहरू रिपोर्ट में, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि इस रिपोर्ट में क्या है भाई, कि इसमें जवाहरलाल नेहरू जुड़े होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसके नेतृत्व में बना था नेहरू रिपोर्ट, याद रखिएगा, यह मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बना था, ठीक है। यह मोतीलाल नेहरू के, यह मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बना था, के नेतृत्व में बना था, ठीक है ना। ये किसके नेतृत्व में बना था, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बना था नेहरू रिपोर्ट। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आ जाते हैं कि किसने बनाया था, ठीक है ना। और अगर बात की जाए कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट के वास्तुकार कौन थे, तो एक तो मोतीलाल नेहरू हैं और दूसरे तेज बहादुर सप्रू थे। एक मोतीलाल नेहरू है, ठीक है ना, और दूसरे कौन है, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहीं पे इसको लिख लीजिएगा, दो लोग कौन है इसमें, इनके इसके जो मेन वास्तुकार का मतलब होता है इसको बनाने वाले, वास्तुकार। अगर पूछ दिया जाए कि आर्किटेक्ट कौन थे इसके, ठीक है ना, आर्किटेक्ट कौन थे इसके, तो यहाँ देख लीजिएगा, एक कौन है, द फर्स्ट वन इज मोतीलाल नेहरू, द फर्स्ट वन इज मोतीलाल नेहरू एंड द सेकेंड वन इज तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। दूसरे कौन है, तेज बहादुर सप्रू। ये लोग क्या थे, इससे जुड़े हुए थे। इन लोगों के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। याद रखिएगा, इन लोगों के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से, देखिए हर कड़ी कहाँ है, कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है। आप लोगों ने कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन सुना है आप लोगों ने, हाँ जी, आप सब नाजिम, चंदन, विष्णु, आप सब ने कांग्रेस का 1929 का लाहौर कन्वेंशन सुना है आप सब ने, ठीक है। तो लाहौर कन्वेंशन में बहुत सारी क्या थी, कुछ नई चीजें हुई थी। हाँ जी रूपा, सुना है ना आप सब ने। अब देखिए ये कड़ी कहाँ जा रही है, मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर फिर से सुन लीजिएगा या लिख लीजिए अभी, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसने जो है चुनौती दी थी, या हु चैलेंज्ड इंडियंस टू मेड योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इंडियन सेक्रेटरी हुज नेम वाज बर्कनहेड, ही गिव्ड चैलेंज टू इंडियंस कि आप क्या करिए, मेड योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट इन द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट वाज जो है उसको क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1928 में बना था ये, और भारतीयों ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए, इसमें मेन दो लोग कौन थे, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, फिर आगे बढ़ा जाए इसमें। ठीक है, हाँ जी, इसमें नीरज आगे बढ़ा जाए इसमें। अच्छा स्वाति लिख रही हैं, ओके ओके स्वाति लिखिए लिखिए, ठीक है, ओके स्वाति ओके, लिखिए इसे। तो इस तरह से क्या करना है, थोड़ा सा हर चीजों को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखिए लिखिए, आप टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए इसे। आई एम नॉट इन हरी, आप इसको आराम से लिख सकती हैं, कोई समस्या की बात नहीं है।
तो करना क्या है, बस आप लोगों को समझते हुए चीजों को क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना। अगर देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी आपकी अच्छी हो गई ना, मॉडर्न इंडिया की मैं बात बता रही हूँ, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना, आप क्या करेंगे, बहुत ही इजीली उसको क्या करेंगे, टैकल कर लेंगे और बहुत अच्छे से उसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समस्या उसी वक्त तक है जब तक कि चीजें समझ में नहीं आती हैं। जब समझ में आ जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है ना। जब समझ में आ जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा कि ये जो था चलिए हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या करिएगा अपने इस तरह से कि भाई साइमन कमीशन के बाद भारतीयों ने प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा अपना एक रिपोर्ट तैयार किया था, दैट वाज नेहरू रिपोर्ट। किसके नेतृत्व में बना था, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, और तेज बहादुर सप्रू से मेन जुड़े हुए लोग थे। ठीक है ना, तेज बहादुर सप्रू से क्या थे, जुड़े हुए लोग थे, है ना। और एक ये क्या था, एक तरह से चुनौती था, इट वाज लाइक अ चैलेंज टू इंडियंस। ये भारतीयों के समक्ष एक चुनौती थी कि क्या वो अपना एक संविधान तैयार कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है ठीक है चलिए हो गया, स्वाति लिख लिया आप लोगों ने। हाँ कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ठीक है ना, तो एक तरह से देखिए था क्या, एक डोमेनियन स्टेट समझते हैं आप लोग, डोमेनियन स्टेट की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेनियन स्टेट, बता सकते हैं आप लोग डोमेनियन स्टेट का मतलब क्या होता है। डोमिनियन स्टेट, इसका क्या मतलब होता है, डोमिनियन राज। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनियन का मतलब क्या होता है, स्वाति सोनी बताइए जरा आप लोग, डोमिनियन का मतलब क्या होता है। हाँ जी बताइए जरा, इसका क्या मतलब होता है। स्वाक्षी शासन, अच्छा ठीक है, रूल बाय इंडियन अंडर ब्रिटिशर, ओके ओके, टू बी, ओके। देखिए डोमेनियन का मतलब होता है एक अलग राज्य। हाँ मतलब ये हुआ कि एक, देखिए ये वर्ड ना आपको बार बार दिखेगा, सॉरी ये वर्ड जो है ये क्या है, आपको ये बार बार दिखेगा। इसका है क्या मतलब, देखिए इसका मतलब होता है मेनली प्रभुत्व की अवस्था। इसका मतलब क्या होता है, प्रभुत्व की अवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना अब क्या करो, शासन दो। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब अब जो था ना, जब जब भारत में मूवमेंट लगातार होने लगे और लगातार मूवमेंट के कारण जब भारतीयों की स्थिति मजबूत होने लगी, तब दे डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेट कि अब हमें क्या करो, अब आप इस डोमिनियन स्टेटस का राज्य का दर्जा दो और हमें आप बनाओ एक प्रभुत्व वाला स्टेट जो हम वो चाहते हैं। तो धीरे धीरे क्या आप देखते हैं, पहले क्या था, स्वराज था, जब होम रूल लीग हो रहा था तो उस टाइम पे ये था स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है कि हम अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के ही अपना क्या कर सकते हैं, शासन स्थापित कर सकते हैं। ये था, ये उस टाइम तक चल रहा था जब आपका होम रूल लीग मूवमेंट था। बट लेटर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये अवस्था क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अब डिमांड जो है स्वशासन स्वराज से आगे बढ़ते हुए डोमिनियन स्टेट तक की कहानी आती है कि हमें क्या होना चाहिए, अपना अलग राज्य दीजिए। क्लियर है ये, इज इट क्लियर। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि डोमिनियन स्टेट्स जो है ये क्या है, आप देखिएगा कि जब भारत का डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम भी जो लगातार कमीशन बनते हैं, कैबिनेट मिशन बन रहा है, क्रिप्स मिशन आ रहे हैं, उसमें एक डिमांड आपको बार बार दिखाई देगा कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है इंडिया को देना है। ठीक है,
तो ये चीज आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ अ स्टेट। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि अपना एक प्रभुत्व राज्य जो है या अपना जो प्रभुत्व की अवस्था है वो क्रिएट करना। इट मीन्स कि नाउ अब जो इंडियंस हैं वो स्वशासन और स्वराज से आगे निकलकर कहाँ पहुंच चुके हैं, डोमिनियन स्टेट तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 1928 की कहानी थी जो मैंने बताई। अब यहाँ पर आगे आते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, इसी टाइम पर हम क्या देखते हैं कि एक नेहरू रिपोर्ट, यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मुस्लिम लीग ने कौन सा रिपोर्ट तैयार किया था, अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पे ध्यान देना है, अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जिन्ना ने क्या किया था, एक 14 सूत्री फॉर्मूला क्या किया, क्रिएट किया। एंड व्हाट इज द 14 सूत्री फॉर्मूला, जिन्ना ने क्या किया था, 14 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है ना, इसको नाम ही दिया गया है 14 सूत्री कार्यक्रम, ओके। और इंग्लिश में वी कैन से दैट 14th फॉर्मूला ऑफ जिन्ना, 14th फॉर्मूला ऑफ जिन्ना, ठीक है, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। इसमें था क्या, इसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि जो भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए आप क्या करो, एक पृथक राज्य का जो है आप इंतजाम करिए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दैट्स व्हाई ही डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, इन्होंने क्या मांग की थी, इनके द्वारा यानी जिन्ना के द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा पृथक मुस्लिम प्रांत, याद रखिएगा, पृथक मुस्लिम प्रांत की मांग की गई थी, ठीक है, पृथक मुस्लिम प्रांत की मांग की गई थी। सेपरेट मुस्लिम स्टेट का ही डिमांड्स फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट, ही डिमांड्स फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट, सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इन्होंने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में लाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया है ये मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया है, ये मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था ये रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि मुस्लिम लीग ने कौन सा रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है, तो इसके ठीक कह लीजिए आप कि इसके अगेंस्ट में, यानी इसके ये जो था, हाँ, इसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था 1929 में। ये जो फॉर्मूला ये लाते हैं, ये कब लाते हैं, ये 1929 में लाते हैं, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, ठीक है, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला। और इनका जो ये था, और एक चीज और, अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या इसमें जिन्ना का जो 14 सूत्री फॉर्मूला है उसमें नेहरू रिपोर्ट को माना गया था, नहीं, नेहरू रिपोर्ट को डिनाई करते हुए इन लोगों ने अपनी मांगे रखी थी कि हमें इस प्रकार का हम चाहते हैं प्रपोजल और हमें इस तरीके से दिया जाए। तो यहाँ पर एक चीज और, एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया था। क्या किया था इन्होंने, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया। इन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया, यानी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरी तरह से दे डोंट एक्सेप्टेड नेहरू रिपोर्ट, दे वर नॉट एक्सेप्टेड नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को डिनाइड किया कंप्लीटली। इनका कहना था कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे लिए सेपरेट जो है मुस्लिम्स के लिए कोई प्रांत की सुविधा नहीं की गई है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू, किसी भी तरीके से हम इसे मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। हम इसे क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से इसको अलग कर रहे हैं, या हम अपना ही एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। अगर मानना है तो हमारे फॉर्मूला को माना जाए, ठीक है ना, अगर मानना है तो हमारे फॉर्मूला को माना जाए। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आता है, मैंने क्या किया, सारी कड़ियां एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको क्लियर रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट से क्या थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो काफी ज्यादा क्या थे, नाराज थे, और उनका ये कहना था कि हम मुस्लिम्स के लिए जो है कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया है, कोई सेपरेट जो है या हम लोगों की आबादी को देखते हुए हमें किसी भी प्रकार से सुविधा नहीं दी गई है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिमांड फॉर सेपरेट प्रोविंस फॉर मुस्लिम्स, हम मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था जिन्नाज 14th फॉर्मूलाज,
ठीक है ना, ये जिन्ना का 14th फॉर्मूला था। और अगर क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पीटी में बन सकते हैं ये ध्यान रखना है। ये अगर पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा रिपोर्ट तैयार किया गया था, तो दैट इज जिन्नाज 14th फॉर्मूला ऑफ जिन्ना। ओके, ठीक है ना, यानी कि जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम वाज मेड व्हेन दे डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया था? नहीं, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकार किया था। इसमें डिमांड क्या था? इसमें डिमांड ये था कि हमारे लिए अलग प्रांत की सुविधा की जाए। क्लियर है? ये 1929 में ये रिपोर्ट क्या हुई थी, बनी थी, है ना। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि इसमें अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो नेहरू रिपोर्ट है ना, वो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ना तो एक्सेप्ट किया गया है ना तो रिजेक्ट किया गया है। क्लियर है? यानी अभी जो है, यानी 1928 में बना ये रिपोर्ट, तो दैट रिपोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय कांग्रेस पार्टी। उसकी कड़ी अब हम लोग देखेंगे कि उसका क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ, जो रिपोर्ट बनी थी। हाँ जी, स्वाति लिख लिया? अरमान, आगे बढ़ा जाए, इसमें लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का भी है, कहिएगा तो मैं उस पर आप लोग को लिखवा दूंगी या बता दूंगी, ठीक है। हाँ, आते हैं तो मैं बता दूंगी। क्या नाम है आपका? अच्छा, संतोष। हाँ, मैं बता दूंगी, अभी बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है आप सबको? हाँ जी, आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में मजा? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। वही मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे स्टूडेंट मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं सोचती हूँ आज खत्म हो जाएगा सिलेबस, फिर लगता है नहीं, कुछ कुछ नई नई चीजें निकल के आ जाती है, तो फिर लगता है नहीं, चलो पढ़ा देती हूँ, ये करना पड़ेगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि अभी ध्यान रखना आप लोगों को कि क्या नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट हुआ था या रिजेक्ट हुआ था। अभी तक वो स्थिति पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कांग्रेस ने ना तो एक्सेप्ट किया है ना तो रिजेक्ट किया है। आते हैं हम लोग कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। 1929 का क्या है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर कन्वेंशन, लाहौर कन्वेंशन, ठीक है ना। अब देखिए, लाहौर कन्वेंशन में चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ये जो था रावी नदी के तट पर, बहुत फेमस है, ठीक है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, और एक मतलब मान के चलिए कि अगर आयोग को भी कोई क्वेश्चन ना मिले तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठा के ले ही आते हैं कि पहली बार जो है कब ये तय कर लिया गया था कि भाई अब जो है हमारा मतलब 26 जनवरी जो है उसको गणतंत्र दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करना। फिर पहली बार झंडे का ध्वजारोहण कहाँ पर हुआ था, कौन थे इसके अध्यक्ष, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं 1929 से। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या था, इसको हिस्टोरिकल कन्वेंशन बोला जाता है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें बात करेंगे अध्यक्षता किसने की थी, याद रखिएगा, अध्यक्षता, यानी कि कौन इसके प्रेसिडेंट थे इस वाले कन्वेंशन के। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जिसके बारे में मैं बोल रही थी, नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया। निरस्त समझ रहे हैं आप सब? हाँ जी, निरस्त समझ रहे हैं? निरस्त का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है कि नहीं मानना, मतलब इन्होंने डिनाई कर दिया कि हम नहीं मान रहे हैं, वी आर नॉट एक्सेप्टेड नेहरू रिपोर्ट, हम इसे नहीं मानने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया था, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या किया गया है, पार्टी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, द्वारा निरस्त कर दिया गया था, ठीक है ना, दिया गया था। इट मीन्स जो नेहरू रिपोर्ट जो है वाज हाँ, बहिष्कार नहीं, उसको ना अगर हम लोग इसको कहते हैं
जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, निरस्त में स्वाति यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम में ना स्वाति इसको ना वॉइड, ध्यान से सुनिएगा, वॉइड या इसको ओवरराइड, ठीक है ना, वी कैन यूज दिस टर्मिनोलॉजी कि इसको एक तरह से क्या किया गया, VOID, ठीक है ना, वाइड या ओवरराइड हम लोग कह सकते हैं स्वाति, दैट नेहरू रिपोर्ट वाज वाइड बाय कांग्रेस पार्टी। वाइड मतलब होता है एक तरह से इसको, इस प्रपोजल को समाप्त कर देना कि हम नेहरू रिपोर्ट को हम नहीं मान रहे, हम लोग अपना सब कुछ क्या करेंगे, अपने तरीके से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसे नए तरीके से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता की बात जो है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात इसी में कही गई थी, इस अधिवेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसी में कही गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात इस अधिवेशन में कही गई थी, इसलिए इसको क्या माना जाता है कि ये क्या था, अधिवेशन में कही गई थी। इसका मतलब ये हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कही गई थी, इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, दे डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को जो आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दे रही हूँ, मैंने क्या कहा कि आयोग को कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है, नहीं सॉरी, मैंने क्या किया, 1931 लिख दिया मैंने, 31 दिसंबर लिखना था, सॉरी फॉर दैट। 31 दिसंबर कब की बात हो रही है, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिएगा आप लोग, कौन सी नदी के तट पर, रावी, यानी ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पहली बार है ना, क्या तिरंगा फहराया गया था, जो ट्री कलर हम लोग जिसको बोलते हैं, तिरंगा फहराया गया था, ठीक है ना, फहराया गया था, और फिक्स किया गया 26 ऑफ जनवरी, यानी जो 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, इसको किस तरह से फिक्स किया गया था, इसे 26 जनवरी को इन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर घोषित किया था, ठीक है, वो तो अलग बात है कि हम लोग जब आज़ादी मिली तो हम लोगों ने 26 जनवरी को अपना जो रिपब्लिक डे के तौर पर हम लोग उसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने से पहले ये जो दिन निर्धारित हुआ था, इसको घोषित किया गया था क्या, इसे घोषित किया गया था क्या, आपको इंडिपेंडेंस डे के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी, ठीक है, मनाया जाएगा 26 जनवरी, याद रखिएगा। अब देखिए क्या क्या चीजें हुई थी, 1929 का लाहौर कन्वेंशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कन्वेंशन, इसको हिस्टोरिकल कन्वेंशन की संज्ञा क्यों दी जाती है, अब देख लीजिए, 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किस केस में हो रही है, नेतृत्व में, इन दिस कन्वेंशन वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि इसमें हुआ क्या था, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में बनी थी उसे निरस्त कर दिया गया, इट मींस दैट वाज ओवरराइड या फिर वॉइड हो गया, ये इसे नहीं माना गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर अब बात की गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, नाउ वी आर गोइंग टू डिमांड्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उससे कम में काम अब नहीं चलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसके अतिरिक्त क्या काम हुए थे, तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया, इट मीन्स ट्री कलर वॉज होस्टेड, या हाँ ट्री कलर वॉज जो है उसको क्या किया गया था, कहते हैं ना फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, तो ट्री कलर को पहली बार क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया, एंड इट वाज जो कहते हैं कि इसे वहाँ पर क्या किया गया, वहीं पर फहराया भी गया, और ये घोषणा की गई कि जो हमारा 26 जनवरी होगा उसे हम लोग किस फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे, तो हम लोग 26 जनवरी को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे के तो फॉर्म में मनाएंगे, लिख लीजिएगा इसे हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में मनाएंगे, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में मनाएंगे।
ठीक है। तो ये वो टाइम था कि जब झंडा फहराया जा रहा था तो पूरा का पूरा इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना, वंदे मातरम, इस तरह के जो भी नारे थे ना, ये सारे नारों के साथ क्या किया गया था, पूरा का पूरा झंडा जो है वो फहराया गया था। पहली बार जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे कब फ्लैग होस्टिंग किया गया था, यही 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में इसका जो है रावी नदी के तट पर क्या किया गया था, फ्लैग होस्टिंग किया गया था, हमारा ट्री कलर जो है, ठीक है। स्वराज्य, वंदे मातरम, ये सारे जो है स्लोगन्स दिए गए थे और इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, जो 26 जनवरी जो है उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। जो 26 जनवरी मैंने बताया था, अगर पूछ दिया जाए कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी। 1929 होगा या 1930 होगा, बताइए, मैंने तो पूरी कहानी बता दी। 1929 होगा या 1930 होगा, बताइए जरा। हाँ जी, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि पूर्ण, हाँ, 1929 कैसे हो जाएगा, मैंने पूछा है पूर्ण, मैंने पूछा है कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर कब मनाया गया था, तो 1929 कैसे होगा। 26 जनवरी को बोला गया है ना कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं। हाँ, ये तो अनाउंस कर रहे हैं ना कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। यही मैं कह रही हूँ, यहीं पर छोटी छोटी चीजें क्या हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 1929 में तो ये घोषणा की गई है। 1930, 26 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, या पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर उसे मनाया गया था। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, देखिए इसलिए तो कह रही हूं कि मैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक कन्वेंशन था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया भाई, याद रखिएगा 26 जनवरी घोषणा की गई थी कि हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे इस दिन, 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाने वाले हैं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने वाले हैं। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, स्वाति, सोनी, कुमारी स्वाति सिन्हा, अरमान, शुभम, सत्यम, चंदन, यस बिल्कुल सही। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप इजिली इसे क्या करिएगा, काम कर लीजिएगा, इसे इस तरीके से टैकल करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस कन्वेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, निकल करके आ जाते हैं। और यहीं पर क्या होती है, कुछ कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, आती हुई चीजें, सुनी हुई चीजें भी हम क्या कर देते हैं, कई बार गलत हो जाता है, हम लोगों से नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए जी, हो गया 1930 तक में हम लोग, ये हम लोगों का हो चुका है। अब इसे भूल के भी भूलना नहीं है कि 1929 के कन्वेंशन में क्या क्या हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्री कलर वाज होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम जो भी हैं प्लीज राइट डाउन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्री कलर वाज होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन लाहौर। लाहौर में में से फ्लैग होस्टिंग किया गया था। द नेक्स्ट थिंग इज दैट दे ऑल्सो, यहाँ पे जो है, दे गिव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, स्वराज्य। दिस स्लोगन्स वेयर रेज्ड इन 1929 कन्वेंशन ऑफ लाहौर। ओके, उसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पर कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, यानी कि ऑन दिस डे दे डिक्लेयर्ड 26th of January 1930 as complete Independence Day. It means पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, लिख लिया इसे आप लोगों ने, आगे बढ़ा जाए इसमें। हाँ जी अंकुश, ये ऐप वाले जो लोग हैं वो बता दीजिए फटाफट, जो ऐप वाले हैं वो बता दीजिए फटाफट क्या करना है, आगे बढ़ा जाए अब। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं भी तो वही बता रही हूँ ना।
है ना आशुतोष, मैं भी तो वही बता रही हूँ। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा क्रांतिकारी हो जाइए, क्रांतिकारी इन द सेंस कुछ रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज करते हैं यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद ना हम लोग सविनय अवज्ञा पर आ जाएंगे। तो सविनय अवज्ञा जो है वो जुड़ा हुआ है आपको गांधी इरविन पैक्ट से भी जुड़ा हुआ है आगे जा करके, तो इसलिए मैं उसको वहीं अभी यहीं रोक रही हूँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उस पर आते हैं, यानी इस दौरान जो भी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज हुई थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधि। वैसे तो इसको ना वैसे माना जाता है कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधि है बेसिकली दिस इज द कह लीजिए कि सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज इसे माना जाता है। दिस फेज, इसको सेकेंड फेज माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, बेसिकली इसे सेकेंड फेज माना जाता है, बिकॉज जो फर्स्ट फेज था वो 1905 के बाद हम लोग देखते हैं जब अलग अलग जगह पे क्या हो रहे थे, घटनाएं घट रही थी। जैसे हार्डिंग पर बम चला दिया गया, खुदीराम बोस जो हैं उन्होंने क्या किया था, और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, जो किंग्सफोर्ड जो जज था उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। तो वो होता है मतलब थोड़ा सा हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां जो है देखने को मिली थी। तो वो था फर्स्ट फेज, एंड दिस इज द बेसिकली सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं वो सेकंड जो है वो कौन सा है आपका, ये है। आते हैं इसमें सबसे पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन, 1924। कब बना है ये, 1924 में, ठीक है। कब बना है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर आपके इसमें देखिए, इसमें आता क्या है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि कहाँ पर बना था, ठीक है ना, कब बना था या क्या हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं आप लोगों के आ जाते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो जो पूछे जाते हैं, जो आने के चांसेस होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे HRA के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो बात हो रहा है कि ये स्थापित हुआ 1924। प्लेस आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि कहाँ पर, पीटी को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर, तो कानपुर में। कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है ये, कानपुर में, ठीक है, ये हो गया प्लेस। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ HRA के जो फाउंडर मेंबर थे वो कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। इनका नाम क्या था, अच्छा हिंदी में लिख लेंगे ना, अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है तो, हाँ जी इंग्लिश हिंदी में आप लोग कर सकते हैं ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी, मैं इनकी किताब भी बता दे रही हूँ, बहुत ही क्या थी, चर्चित पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी। और उस चर्चित पुस्तक का नाम क्या था, द फेमस बुक ऑफ सचिंद्र नाथ सान्याल वाज नोन एज बंदी जीवन। क्या नाम था, बंदी जीवन। बंदी जीवन का मतलब होता है कैद खाने में जीवन, ठीक है ना। बंदी जीवन का मतलब क्या होता है, कैद खाने में जीवन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी, दैट वाज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल, हु वाज द फाउंडर ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे, ये फाउंडर थे। इसके मेंबर्स के बारे में बात करें, अगर सदस्य का क्वेश्चन आ जाता है कि इसके मेंबर्स कौन थे, तो मेंबर्स में देख लीजिए कौन कौन थे। भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए, नाम सुना होगा आप लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुना है आप लोगों ने। चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, यशपाल, राजगुरु और सुखदेव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों से इनको आप लोग देखिएगा हमेशा जुड़े हुए हैं। यशपाल, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आप लोग क्या करिएगा, इन्हें फिक्स कर लीजिएगा। ये लोग क्या थे, ये एक हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल। ये एक चीज और बता दूं, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, ये वही है
जिन्हें जब फांसी हुई थी तो इन्होंने ही जो आपने सुना होगा ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ, घर में कभी ऐसे क्रांतिकारी वो स्लोगन तो नहीं ना चला रहे थे आप लोग? हाँ जी, सरफरोशी की तमन्ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये बहुत फेमस तब हुआ था जब हुआ क्या था कि देखिए, एक तो बहुत ही क्या थे ये लोग, यंग थे, यूथ्स थे और बहुत एनर्जेटिक जिसको कह सकते हैं भाई, होता है हर एज का अपना तकाजा होता है, एक उम्र की बात भी होती है। ये दे वेयर बेसिकली यंगस्टर्स और अपने नेशनलिज्म को लेकर के क्या थे, एकदम इनके अंदर वो चीज़ें थी कि भाई हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए और हम उसके लिए क्या करेंगे, जितना हो सकता है हमारा पार्टिसिपेशन होगा। तो इनकी सहभागिता को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत यंग एज में ये सभी के सभी क्या हो गए थे, या तो फांसी की सज़ा दे दी गई या मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो भारत को आज़ाद करवाने में, यानी जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़, एक तरफ तो कांग्रेस के जो नरम दल हैं वो तो दबाव बना ही रहते हैं, बट इन लोगों ने भी अनडाउटेडली बहुत ही क्या किया, भयंकर वाला दबाव बना दिया ब्रिटिशर्स पे, डरा दिया, मीन्स डराना जिसको कहते हैं एक्चुअली में, फियर क्रिएट कर देना कि भाई हम लोग भी जो है ना कम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सरफरोशी की तमन्ना जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका बीपीएससी के पीटी में, जरा बता सकते हैं किसने लिखा है इसे? हाँ जी, मुझे आंसर दीजिए जरा सा आप लोग कि सरफरोशी की तमन्ना आपका बीपीएससी के पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, आप आज जाकर के देखिएगा किसने लिखा है। ये क्वेश्चन प्रॉपर आया हुआ है आप लोगों का बीपीएससी के प्रीलिम्स में। हाँ, मैंने नाजिम ध्यान से सुनिए, मैंने बोला इन्होंने गाया था, सरफरोशी की तमन्ना गाया था, गाने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने लिखा था। संजय लिख रहे हैं, देखिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है कि मैम इस बात पर फोकस कर रही हैं, तो अरमान लिख रहे हैं, इकबाल, हाँ जी जूम वाले बताइए जरा, संतोष, छवि, आप लोग बताइए किसने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना? हाँ, मोहम्मद इकबाल को, आशुतोष ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई ये रचना थी। ये बेसिकली पटना के थे, अजीमाबाद पुराना नाम था, आप लोग को पता होगा पटना का, उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ने जब गाया तो ये और क्या हो गया, एक तरह से हिट हो गया। ये समझ में आई बात? बिस्मिल अजीमाबादी, याद रखिएगा बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैंने ये इस पर फोकस किया आप लोगों के, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, ये पूरा नाम याद रखना है। अजीमाबादी, इससे समझिएगा, अजीमाबादी जो है बेसिकली पुराना नाम था किसका, पटना का पुराना नाम क्या था, अजीमाबाद। तो ये पटना के रहने वाले थे और इन्होंने ही लिखा था सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है ना, सरफरोशी की तमन्ना इनके द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है, क्लियर है अब? हाँ जी, क्लियर है अब, भूलेंगे नहीं ना अब इसे, क्योंकि ये आपका बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसके द्वारा लिखी गई है। सभी सोचते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था तो राम प्रसाद बिस्मिल ही होंगे, तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये राम प्रसाद बिस्मिल है, वो बिस्मिल अजीमाबादी है, डोंट बी कंफ्यूज इन नेम, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हाँ जी अमृता, सही बता रही हैं आप, बिल्कुल सही बता रही हैं, ठीक है। अरमान, नाजिम, जिन लोगों ने भी गलत बताया था, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ संजय, नहीं, नो नीड टू सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार आती हुई चीजें, होता क्या है, जो चीजें सम टाइम जो बहुत पास से दिखती है तो आपको लगता है कि आप श्योर होते हैं कि हमें इसका आंसर पता है, बट है क्या कि सम टाइम जो कॉन्फिडेंस है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, वो चीजें आपको क्या करती हैं, नुकसान पहुंचा देती हैं। बहुत फेमस है, सब सोच रहे हैं कि भाई राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी हो रही थी तो ये गाते हुए ये भी जा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना तो इनके द्वारा ही लिखा गया होगा, नो, बिस्मिल अजीमाबादी का लिखा गया है, और ये एक शायर थे बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि पटना के रहने वाले थे, अजीमाबाद से पकड़ लीजिएगा, और प्रॉपर आपके क्वेश्चन में बीपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ, जाकर के देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े इसमें हम लोग, हाँ जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। स्वाति आगे बढ़ा जाए,
क्योंकि लिखना भी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, आप लोगों को समय भी देती हूँ कि नहीं इसमें लिख लिया कीजिए। तो ये था आपको, ये लोग इसके मेंबर्स हैं जो रेवोल्यूशनरीज। नाउ क्लियर? ओके ओके, ठीक है ना। अजीमाबाद याद रखिएगा, अजीमाबाद जो था अगर किसी भी शायर वगैरह के नाम में आता है तो इट मीन्स कि वो जो है बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, पटना के पास से, और पटना का ही नाम क्या था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं कि देखिए अगर पूछ दिया जाए कि जो एचआरए है उसके द्वारा कौन सी घटना को अंजाम दिया गया था, कौन सी घटना इन द सेंस की वो कौन सी घटना थी जो एचआरए की केस जो है, तो यहाँ पर सुन लीजिएगा, हम क्या देखते हैं 9 अगस्त, फटाफट इसे करिए, 9 अगस्त 1925 एचआरए बनी है 1924 में, 25 में इन्होंने एक घटना को क्या किया था, अंजाम दिया था। और वो घटना क्या कहलाई है भाई, काकोरी घटनाकांड। क्या कहलाई है? काकोरी घटनाकांड। घटनाकांड या इसको डकैती भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, काकोरी डकैती भी कहते हैं, या घटनाकांड भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, काकोरी घटनाकांड, या इसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए था क्या कि समझिएगा था क्या, ये जो काकोरी घटना, लखनऊ से ये रहा सहारनपुर, ये रहा कौन सी जगह है, ये रहा सहारनपुर, ठीक है ना। लखनऊ और सहारनपुर के बीच में एक जगह पड़ता था जिसका नाम था काकोरी। क्या नाम था इसका? काकोरी। सपोज दैट ये क्या है, ये रेलवे ट्रैक है, चलिए मैंने यहां तक बना दिया, ठीक है। ये कौन सी जगह है, ये हो गई काकोरी, ठीक है। ये कौन सा, ये रेलवे ट्रैक है, और इस पर ट्रेन कौन सी जा रही है, जो लखनऊ से कहाँ जा रही थी, सहारनपुर की तरफ, ठीक है ना। ट्रेन कहाँ से यहाँ जा रही थी, जिसके बीच में काकोरी आता, और उस ट्रेन का नाम क्या था, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। आप लोगों ने सुना होगा अप एंड डाउन जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा ठीक है, होता ना ए डाउन ट्रेन, अप ट्रेन, यानी आने वाली जाने वाली, तो जो भी है वट एवर, ये ध्यान रखिएगा 8 डाउन ट्रेन नाम था ट्रेन का। तो ये जो ट्रेन थी ना, इसमें आपको ये नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि लखनऊ से सहारनपुर के बीच में एक जगह पड़ता है, दैट इज काकोरी। और यहीं पर इन लोगों ने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स का जो खजाना था उसे ही क्या किया था, इन लोगों ने लूट लिया था, ठीक है ना। इसमें किया क्या था इन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स के इसमें क्या थे, जा रहे थे, खजाना जा रहा था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का, इसमें ब्रिटिशर्स के क्या थे, खजाने का खजाना था, खजाना इन द सेंस की जो भी पैसा इनका था ना, वो सारा का सारा यहीं से क्या हो रहा था, खजाना जा रहा था, जिसे एचआरए के सदस्यों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसे एचआरए के सदस्यों के द्वारा लूट लिया गया था, ठीक है ना। इट वॉज लूटेड, इंग्लिश में भी लूटेड यूज होता है, इट वॉज लूटेड। आजकल अब न्यू टर्मिनोलॉजी आ गया है कि लूट जो है उसको इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, इट वॉज लूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों के द्वारा इसे क्या किया गया था, लूट लिया गया था। ये घटना कब हुई है, 9 अगस्त 1925 को ठीक है। अब इसमें आज ये जो केस हुआ, यानी ये जो घटना हुई, तो इस केस में फांसी की सजा किसे किसे मिली, ठीक है ना, फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा किसे किसे मिली थी, अब देखिए फांसी की सजा मिली थी इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, हाँ, इन्हें क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन थे, अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। इन लोगों को क्या मिली थी, फांसी की सजा मिली थी, ठीक है ना। इन लोगों को फांसी की सजा मिली थी, सब लीड ही कर रहे थे इसमें, है ना। इसमें क्या था हम लोग देख रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर लीड कर रहे थे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो काकोरी डकैती हुई थी इसमें कौन से लोगों को फांसी की सजा मिली थी, तो ये ध्यान रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें क्या मिला था, इन्हें डेथ सेंटेंस जिसको कहते हैं हम लोग, बेसिकली इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का क्या होगा, डेथ सेंटेंस, ठीक है।
इन्हें क्या मिला था, इन्हें फांसी की सजा मिली थी इस पूरे घटनाक्रम में। तो HRA के जो मेंबर्स थे, जब ये घटना घटी तो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, बड़े लेवल पर धर पकड़ वाला जो कहानी होती है वो शुरू हो गई। यानी कि जो भी HRA के मेंबर्स हैं उन सबको इन लोगों ने क्या किया था, पकड़ना शुरू किया। और उसमें कौन कौन से लोग पकड़ में आ चुके थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये सारे लोग क्या हो गए, इसमें पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। किस केस में, काकोरी घटनाक्रम में। लिख लीजिएगा इसे, काकोरी घटनाक्रम में क्या हुआ था, इन्हें पकड़ लिया गया था और इन्हें फांसी की सजा मिली थी। नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, HRA के एक मेंबर थे चंद्रशेखर आजाद। उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या थी, वो फरार होने में मास्टर थे, यानी उन्हें जल्दी कोई पकड़ ही नहीं सकता था। ये एक क्वालिटी उनके पास थी कि अगर कोई उन्हें कैच कर ले तो वो इजिली क्या होते थे, वो किसी ना किसी तरीके से क्या होते थे, निकल जाते थे या फरार हो जाते थे, या कहीं ना कहीं से वो निकल लेते थे। तो HRA के सदस्यों में चंद्रशेखर आजाद जल्दी पकड़ में नहीं आ सकते थे। ये एक क्या था मेन, ये सभी लोग जो थे ना विष्णु, ये सभी लोग मिलकर के ही काम कर रहे थे। और HRA हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर ठीक है, ठीक है। और अगर बात किया जाए आप लोगों के ऊपर, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इस घटना के बाद कौन सा केस चलाया गया था, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। याद रखिएगा, जो केस चला था वो केस कौन था, केस का नाम था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। केस का नाम क्या था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। केस यानी काकोरी घटनाक्रम, काकोरी घटनाक्रम या कांड, मतलब घटना क्रम नहीं है, घटनाकांड, षड्यंत्र केस, घटना भी नहीं, कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो जाता है षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र केस चला था इन लोगों के ऊपर, ठीक है, जिसमें से देखिए 27 मेंबर अरेस्ट हुए थे, 17 को कठोर जो कहते हैं कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जिसको कहा जाता है, आजीवन कारावास, वो मिला था। एंड रेस्ट ऑफ जो मेंबर्स जो हैं, इन लोगों को क्या मिला था, डेथ सेंटेंस दिया गया था। इट मीन्स इनको फांसी की सजा हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि HRA के द्वारा ये जो था सबसे बड़ा जो कांड किया गया था, दैट वाज काकोरी डकैती या काकोरी घटनाकांड हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग इसमें। अब क्या था, धरपकड़ हो गई, तो अब आपको क्या लगता है संस्था बचेगी विष्णु? जब मान लीजिए 27 मेंबर, ज्यादा मेंबर्स तो वैसे भी नहीं है, इसके 27 मेंबर अरेस्ट हो गए, तो विष्णु अब बताइए मुझे, क्या ये संस्था रहेगी या फिर बचेगी, एग्जिस्टेंस बचेगा? हाँ जी, ये संस्था रहेगी फिर नहीं रहेगी ना? हाँ जी, ऐप वाले आप लोग बताइए, क्या ये संस्था HRA हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन है अब रह पाएगी? क्योंकि ऑलरेडी इसके कितने मेंबर्स क्या हो गए, 27 मेंबर्स अरेस्ट हो गए, 17 को आजीवन कारावास दे दिया गया, और इसमें से ये लोग जो कुछ लोग हैं उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि HRA जो था ना, इसकी गतिविधि रुक जाती है, लेकिन अब एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अंग्रेजों के नाक में दम करने के लिए ये एसोसिएशन अपने आप में क्या था, काफी था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। पूरा नाम क्या था इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करें तो HSRA, बस ध्यान रखना है ना, वो HRA था और ये क्या है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब बात करें इसके कि ये स्थापित कब हुआ है भाई, 1928 में। कब हुआ है, 1928 में। इसके फाउंडर कौन है, हु वाज द संस्थापक कौन है, फाउंडर इन द सेंस कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। संस्थापक में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इनके संस्थापक में जो है मेन संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। मेन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, कहाँ स्थापित हुआ था, यानी प्लेस अगर हम लोग बात करें तो देखिए दिल्ली में। मुझे एक बात बताइए, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अब क्या हो चुका है? हाँ बिल्कुल सही,
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इसकी स्थापना की गई थी, मीन्स के इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फिरोज शाह कोटला, जो हाँ, अब क्या है, ये अरुण जेटली जी के नाम पर हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है अब ये। पहले इसका जो बहुत ही फेमस रहा है कि ये किस नाम से फेमस था, ये फिरोज शाह कोटला के नाम से क्या था, फेमस था। अच्छा, एक चीज और है, इसका जो नेचर था, इस संस्था का जो नेचर के बारे में बात करें, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एसोसिएशन, ये क्या था, ये लोकतांत्रिक, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक प्रणाली पर वर्क करती थी। लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होता है जी, आप लोग बताइए जरा, यानी डेमोक्रेटिक तरीके से क्या करती थी, ये काम करती थी, डेमोक्रेटिक वे में ये क्या करती थी, वर्क करती थी। लोगों का बहुमत, यानी बहुमत के बेस पे कोई भी काम करना, कोई भी वर्क बेस्ड ऑन मेजोरिटी। अगर किसी को मारना है, सपोज दैट, इनके कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, सपोज दैट अगर हमें सॉन्डर्स को मारना है तो पहले मेजोरिटी लिया जाएगा, कितने लोग मेंबर्स कह रहे हैं कि मार देना है, तो अगर ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया तो यानी सॉन्डर्स को मारेंगे हम लोग, समझ गए, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन मेजोरिटी, बेस्ड ऑन मेजोरिटी, यानी ये मेजोरिटी पर क्या करती है, काम करती है, बहुमत के आधार पर जहां पर काम हो रहा हो, बहुमत के आधार। क्योंकि ये संस्था ऐसी है कि इनको क्या था, अंग्रेजों को मजा चखाना था, तो उसमें भी ये लोग क्या देखते थे कि पार्टी में कितने लोग इस घटनाक्रम को चाहते हैं, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा वही क्या होगा, अंजाम, हम लोग उसी को क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब देखिए, इसमें आ जाता है मेंबर्स के बारे में बात करें, इसके मेंबर्स कौन थे, इसके मेंबर्स कौन थे, आ जाइए, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, यशपाल, ठीक है, ये लोग क्या थे, इसके मेंबर्स थे, ये लोग क्या थे, इसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि HSRA जो है 1928 में क्या हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसके फाउंडर कौन थे, द फाउंडर ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात करें तो ही वॉज चंद्रशेखर आजाद। कहां पर हुआ था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, इट मीन्स इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। नेचर के बारे में बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन इज दैट, तो बेसिकली इट वाज वर्कड ऑन या वर्कड इन डेमोक्रेटिक वे, यानी एनी काइंड ऑफ डिसीजन जो है वो किस बेस पे लिया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी के आधार पर किया जाता था काम। सदस्य कौन से थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और यशपाल। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए इसमें अब। हाँ जी, ऐप वाले, लिख लीजिए इसे। अच्छा, कुछ लोगों के मुझे लगता है ना ऐप में आंसर जो है थोड़े डिले आते हैं, नहीं वो लिखते हैं बेचारे पहले, बट उनके आंसर मुझे काफी देर बाद दिखाई देते हैं, आई गेस। तो HSRA, ठीक है ना, तो ये जो HSRA है, ये अंग्रेजों को इन्होंने हड़कंप मचा दिया था, अंग्रेजों के बीच में इतना भयंकर इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग इतने एक्टिव हो चुके थे और काफी क्या थे, मैंने क्या कहा कि एक जो कहते हैं इंथुसियाज्म जिसको कहा जाता है, बिल्कुल जोश के साथ, ठीक है ना, जोश के साथ जो कहते हैं एक पूरा संगठन जो था वो काम कर रहा था। और ये सभी लोग क्या कर रहे थे, आज जो हम फ्री है ना, आज जो हम आजाद होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन सब में इन सब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या काम किया था, यानी HSRA के द्वारा किया गया कार्य कौन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इन्होंने क्या किया था, लाहौर के ASP, याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, लाहौर के ASP सॉन्डर्स की हत्या की थी इन लोगों ने। किसकी, सॉन्डर्स की हत्या। सॉन्डर्स याद आ रहा है, मैंने बताया भी था, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है, लाहौर के ASP सॉन्डर्स की हत्या की थी कब, 1900, हाँ जी याद आ रहा है, मैंने बताया था,
हाँ याद आ रहा है। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में, कारण क्या था भाई, इसमें अगर रीजन के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, यस, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की जब डेथ हो रही थी ना, तो इन्होंने बोला था कि मेरे पर लगा हुआ ये जो लाठी है ना, अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, ये बोल कर गए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था, बेसिकली का बदला लेना था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, लाला लाजपत राय को इन लोग अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, ठीक है ना। और वो कौन थे लाला लाजपत राय, आप लोगों को मैंने बताया था कि गरम दल के लीडर वही थे, ठीक है ना, गरम दल के लीडर क्या थे, वही थे। इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीन लोगों ने क्या किया था, इस घटना को अंजाम दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, कौन कौन लोग हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन लोगों ने क्या किया था, सॉन्डर्स की हत्या, हाँ जी भावना, सॉन्डर्स की हत्या इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी, है ना, सॉन्डर्स की हत्या इनके द्वारा की गई थी। अगर कभी डेट पूछ दे गलती से तो लिख लीजिएगा 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को। एक कांड तो इन लोगों ने किया था ये, और दूसरा था असेंबली बॉम्ब कांड। एक तो इन्होंने ये किया था, दूसरा इनके द्वारा जो कार्य किया गया था वो था असेंबली बॉम्ब केस, ठीक है ना, असेंबली बॉम्ब केस। ये घटना कब हुई थी, इसे भी लिख लीजिएगा कि ये घटना कब हुई थी, असेंबली बॉम्ब केस 8/4/1929 को, याद रखिएगा 8/4/1929 को इन लोगों ने क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। इनके द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया। क्या किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। किसी को मारना या हताहत करना इनका ये नहीं था। 8/4/1929 को इन्होंने क्या किया था, इस घटनाक्रम को क्या किया था, अंजाम दिया था, ठीक है ना। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इस घटना, अच्छा दिख रहा है ना, हाँ, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो याद रखिएगा इसमें दो लोग थे, कौन, भगत सिंह। इसमें वैसे तो टीम काम कर रही थी, लेकिन इसमें जो मेन वहां असेंबली में जा करके किसने काम किया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ओके, असेंबली बॉम्ब केस। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है असेंबली बॉम्ब केस कहाँ हुआ था, कहाँ बॉम्ब फेंका गया था, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, कलकत्ता में, पंजाब में, दिल्ली में या बंबई में। आंसर दीजिए आप लोग। असेंबली बॉम्ब केस जो है हुआ था, जहां बम फेंका गया था, ये कहाँ फेंका गया था, ये बंबई में, कलकत्ता में, पंजाब में या दिल्ली में। बंबई में कौन बोल रहे हैं, नहीं वो, अच्छा दिल्ली बोल रहे हैं, अच्छा 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 ज्योति, ठीक है। तो देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कुछ लोग कंफ्यूजन वाला काम करते हैं, नहीं लगता है कि सब पंजाब में है और ये सारा काम ये लोग पंजाब में कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहाँ पर थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, वो कहाँ पर थी, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में थी, याद रखिएगा कहाँ थी, दिल्ली में थी। तो ये दिल्ली में, अब देखिए मनीला ने बोला ना, मैंने कहा ना कि कोई ना कोई तो गलत, कलकत्ता में नहीं मनीला, ये दिल्ली में था, क्योंकि ऑलरेडी 1911 में क्या हो चुका था, 12 में कैपिटल शिफ्ट हो चुका था। तो हमारी जो मेन लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहाँ था उस टाइम पर, मनीला, दिल्ली में। तो दिल्ली में इन लोगों ने क्या किया था, बॉम्ब फेंका था, और इनका जो पर्पस वो था कि बहरों तक अपनी आवाज सुनानी है। क्या पर्पस था, बहरों तक अपनी क्या करनी है, आवाज सुनानी है, ठीक है, बहरों तक अपनी आवाज सुनानी है। अभी बता रही हूं मैं उसमें क्या था, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने ये, हाँ जी ये लिख लिया ना। यानी दो केसेस जो हम देख रहे हैं, HSRA, यहां मैंने इसलिए एक साथ बता दिया है कि HSRA क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
हाँ जी आशुतोष, यस दिल्ली में ही हुआ था ये। अगर क्वेश्चन अगर आता है कि कौन कौन सा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था इनके द्वारा, तो असेंबली बॉम्ब केस हुआ था 8/4/1929 को। और 1928 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार और समझा दें। अच्छा सुनिए, देखिए लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। मैंने कारण बता दिया था, इसका कारण छुपा था साइमन कमीशन से, जिस टाइम पे लाला लाजपत राय पे सॉन्डर्स के द्वारा प्रहार किया गया था और उसी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ये कारण था। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, यानी कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो दूसरा ये हो गया आपको कि यस, दूसरे बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा ये हो गया कि असेंबली बॉम्ब केस हुआ था। असेंबली बॉम्ब केस कब हुआ था? 8/4/1929 को हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता दूंगी। 8/4 बेसिकली विष्णु, दिस इज डेट, ये क्या है? ये डेट है, ये याद रखिएगा, ये क्या है? ये डेट है। ये हुआ कब था? 8/4/1929 को हुआ था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि बहरों को अपनी आवाज सुनानी है। ये अब तक जो इनके पास आवाज नहीं गई है हम लोगों की, किसी को मारना या किसी पे हताहत करना इनका काम नहीं था। बस काम ये था कि भाई किसी तरह से हमारी आवाज पहुंचे। वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। दैट्स वाई उन्होंने ऐसी जगह पर बॉम्ब फेंका जो जगह ऑलरेडी क्या थी? खाली थी, ठीक है। हाँ जी विष्णु, क्लियर हो गया। असेंबली बॉम्ब केस के बारे में बात करें, लाला लाजपत राय का लास्ट जो स्टेटमेंट था भावना, वो ये था कि अंग्रेजों का जो प्रहार है, मुझ पर किया गया प्रहार अंग्रेजों का, वो अंतिम कील साबित होगा। 1925 किस चीज का? 1925 स्वाति 1925 किस चीज का डेट बता रही हैं आप? अभी तो मैं आऊंगी ना, अभी बताऊंगी मैं। अभी मैंने बताया कहाँ कि इन्हें डेथ सेंटेंस हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, क्लियर है विष्णु? तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो कांड इन लोगों ने किया था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर असेंबली जो बॉम्ब कांड हुआ, फिर से सुन लीजिएगा। जो असेंबली बॉम्ब कांड का मैंने डेट वगैरह लिखा दिया है। असेंबली बॉम्ब केस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये जब चल रहा था तो उस टाइम पर चर्चा किस पर चल रही थी, यानी किस पर डिस्कशन हो रहा था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। क्या था भाई? पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी इस टाइम पर। पब्लिक सेफ्टी बिल पर क्या हो रहा था? यहाँ पर चर्चा हो रहा था, ठीक है ना। पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी इस समय पे। और इसके बाद बात करें कि जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, वो पहली बार भगत सिंह के द्वारा यहीं पर दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जिंदाबाद का नारा दिया गया था, का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। और इंग्लिश में हम लोग इसको, इन लोगों ने क्या कहा था? लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन। क्या कहा था? लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन। इसे क्या कहा था? लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन। दिस स्लोगन वाज आल्सो गिवन। लॉन्ग लीव, अच्छा एक चीज और है, इनकलाब जिंदाबाद जो है ना, इसी का ही इंग्लिश होता है। हाँ मैं रिपीट कर दे रही हूं, मैं रिपीट कर दे रही हूं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इन लोगों ने असेंबली पे बॉम्ब फेंका था, तो इसके लिए जो इन लोगों के ऊपर केस हुआ था, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इनके ऊपर कौन सा केस हुआ था, तो वो केस था लाहौर। अगर आपके ऊपर इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा केस चला था इस वजह से, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये चीज थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को ध्यान रखना है। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला था, ठीक है। हाँ जी फिर से सुन लीजिएगा। ब्लर हो गया क्या? ब्लर हो गया मैम, साफ साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा भावना, मैं सुनाई तो दे रहा है ना? मैं फिर से बोल दे रही हूँ, सुनाई तो दे रहा होगा, तो मैं फिर से बोल दे रही हूँ। सुनिए, ये जो था, यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये जो था, यानी कि पब्लिक असेंबली जो बॉम्ब कांड था, तो उस टाइम पर पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब ये हुआ कि इसको कहते हैं कि जो संसद होता है, वहां पर आप देखिएगा कोई ना कोई क्या होता है, विधेयक पास होता है या डिस्कशन होता है या चर्चा होती है, ठीक है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब ये हो जाता है कि जो उस टाइम पे जो लोग, जो खास तौर से जो वर्कर्स थे,
जो लोग वर्क करते हैं मील वगैरह में, तो इन सब से संबंधित क्या था कि एक बिल था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसको लेकर के क्या हो रही थी, वहां पर चर्चा हो रही थी, भावना, वहां पर डिस्कशन हो रहा था। उसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, वहां पर बॉम्ब फेंकते हैं, और बॉम्ब फेंकने के बाद इन लोगों ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो अगर इंग्लिश करें तो इंग्लिश में ये कहलाता है लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन। ओके, ये स्लोगन दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लाहौर षड्यंत्र केस कौन से केस के तहत में, यानी कौन सी घटनाक्रम में इन लोगों ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया था, तो इन लोगों के ऊपर यानी भगत सिंह वगैरह के ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था। ठीक है, भगत सिंह के ऊपर क्या किया गया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था। क्लियर है ये? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या किया गया था, चलाया गया था इन लोगों के ऊपर। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था। और एक चीज और है, सुन लीजिए, एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ, इन HSRA के जो मेंबर्स थे, सदस्य जो थे, तो इन लोगों को क्या हुई, इसी बेस पर क्या की गई, फांसी की सजा हुई, डेथ सेंटेंस हुआ, फांसी की सजा हुई। ठीक है ना, फांसी की सजा हुई। किसे किसे हुई थी भाई, हाँ किसे किसे हुई थी, तो देख लीजिए फांसी की सजा किसको, जो मुकदमा चला और कौन कौन से लोगों को फांसी की सजा मिली, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुआ था, इन्हें फांसी की सजा हुई थी, इन्हें फांसी की सजा हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931, सॉरी 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इस केस की वजह से क्या हुआ था, इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। अभी भी ब्लर है क्या, हाँ जी ऐप वाले, अभी भी ब्लर है क्या, अब बताइएगा, अभी भी ब्लर है क्या नीरज? ठीक हो गया है, चलिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ जी, तो सुन लीजिएगा, अगर लाहौर षड्यंत्र केस यानी HSRA के जो सदस्य थे, इनके ऊपर क्या चलाया गया था, कौन सा केस, ये जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो इन लोगों पर चलाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैम लाहौर षड्यंत्र केस, भावना कुछ भी क्या मतलब, नहीं समझ रही हूँ। हाँ जी भावना, कुछ भी क्या लिखी है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, प्लीज बताइए जरा। सब ठीक है, ओके। लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि देखिए सॉन्डर्स की हत्या कहाँ पर, सॉन्डर्स का जो मामला था वो कहाँ का था, वो लाहौर का था और उसे वहीं पर मारा गया था। ठीक है, तो इनके ऊपर जो सारे चार्जेस लगे, वो चार्जेस क्या लगा उनके ऊपर, लाहौर षड्यंत्र केस, और इसी के दौरान इन्हें क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को, ये याद रखिएगा। हाँ जी भावना, क्या कहना चाह रही हैं? ये था आपका HSRA के द्वारा किया गया कार्य, है ना, HSRA के द्वारा किया गया कार्य था जो इन लोगों ने किया था। और इन्हें, यानी ये जो घटनाक्रम थी, आपको बताती हूँ कि भगत सिंह जो थे ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे इस बीच में, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, और ब्रिटिशर्स को ये डर हो चुका था कि अगर ये लोग रह जाएंगे, इन लोगों को, देखिए एक चीज और बता देती हूँ, एनी हाउ किसी ना किसी तरह से इन्हें क्या करना था, फांसी की सजा देनी ही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर ये रहेंगे तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और हिंदुस्तान का युवा जो था वो इन लोगों के साथ पूरी तरह से था। तो ये भी एक समस्या थी इन लोगों के साथ में कि ये मान के चलिए कि इन लोगों को मतलब छोड़ने का सवाल तो नहीं था ब्रिटिशर्स के थ्रू, क्योंकि बहुत जो कहते हैं ना कि चार्जेस भी बहुत हेवी लगा था कि सॉन्डर्स जो है उसकी हत्या की गई, साथ में क्या था उस टाइम पे जो असेंबली पे बॉम्ब फेंका गया, तो ये सारे जो कांड है जिसकी वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने टारगेट कर लिया था कि इन्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं एनी हाउ। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरह से। आप लोगों ने देखा होगा, जतिन दास के बारे में जानते होंगे, यहाँ मैं बता देती हूँ। हाँ जी भावना, कुछ कह रही थी आप? जतिन दास के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। जब यहाँ पर ये लोग जब जेल में गए थे, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, ये लोग जब जेल में गए तो इन लोगों ने ये डिमांड की कि हमें राजनीतिक बंदी का स्टेटस दो। राजनीतिक बंदी का मतलब होता है, ये देखिए ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। इन लोगों ने डिमांड क्या किया था, इनकी डिमांड थी कि एक तो खाना वाना अच्छा नहीं मिलता था,
और इनका डिमांड ये था कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उसका हमें स्टेटस दो। पॉलिटिकल प्रिजनर का मतलब होता है बेसिकली कि ये किसी न किसी मूवमेंट में या प्रोटेस्ट में या कोई भी ऐसे आंदोलन में ये लोग क्या इंडल्ज हैं या इन्वॉल्व हैं, तो वो एक अच्छा माना जाता है पॉलिटिकल। अगर ऐसे आप नॉर्मल बंदी का अगर आप देते हैं तो इसका मतलब ये है कि चोरी में, डकैती में आप कोई भी चार्जेस लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक होता है ना कि भाई हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, तो इन लोगों का ये कहना था कि हमें पॉलिटिकल जो है प्रिजनर्स का क्या करो स्टेटस दो। और उसके अलावा वहाँ जेल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, फिर इन लोगों ने भूख हड़ताल किया इस बात को लेकर के, जिसमें माना जाता है कि 64th डे जब हुआ इसमें, तो जतिन दास की मृत्यु हो जाती है जब वो अनशन पर गए थे। फिर बाद में अंग्रेजों को मानना पड़ा और उन लोगों ने बहुत सारी सिस्टम्स जो हैं वो ठीक किए हैं, यानी खाना पीना ये सारी जो सुविधाएं जो थी वो सब धीरे धीरे फिर ठीक किया। बट स्टिल इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं क्या कि इन्हें जो है छोड़ा नहीं गया, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। वैसे एक चीज और बता देती हूँ, अंग्रेजों में इतना फियर था, फांसी की सजा जो है 23 मार्च 1931 मीन्स एक दिन बाद होनी थी, लेकिन इन लोगों को इतना डर था कि अगर हम लोग सामने अगर ये इनकी डेथ होगी या फिर इन्हें फांसी दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा तबका क्या करेगा, विद्रोह कर देगा, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, राताराती भगत सिंह और इनको क्या किया, फांसी की सजा दे दी। और उसके बाद जो है इनकी जो डेड बॉडी थी उसे बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय इन द सेंस दूर ले जाकर के कि चेहरा तक ना पता चले, कोई देख ना पाए। जब वहां के जो लोकल लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स कुछ लोगों को जला रहे हैं, उनके शवों को, तब ये लोग भाग कर गए कि लगता है कि कहीं ये इनका शव तो नहीं है, और तब जाके गए तो पता चला कि ये वही थे। यानी इन लोगों को क्या किया गया था पहले ही, मतलब समय से पहले ही क्या किया गया, जो डेट तय की गई थी उससे एक दिन पहले ही क्या किया गया, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। कह सकते हैं हम लोग कि जो ब्रिटिशर्स का जो फियर था वो इसके पीछे वर्क कर रहा था कि अगर इनकी डेड बॉडी लोगों के सामने आएगी, अगर पता चलेगा, तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा हमारे खिलाफ, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, उनके चेहरे को भी क्या किया था, शत विशत कर दिया, बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक कह सकते हैं कि हम लोग की ये जो क्रांतिकारी युवा वर्ग थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि जहां तक मैं सोचता हूं किसी के जीवन में इतना रोमांच नहीं है जितना कि भगत सिंह के जीवन में था, है ना। युवा क्रांतिकारी थे और बहुत पढ़ने लिखने वाले। इसमें भी जो सबसे बेहतर बात आपको बताती हूँ कि ये नहीं, उसमें भी क्या थे, ये काफी पढ़ने लिखने वाले थे। चलिए आगे बढ़े इसमें हम लोग। हाँ जी आगे बढ़े। भावना क्लियर हो गया, ये था आपको। और इसमें एक सदस्य बच गए हैं, वो है चंद्रशेखर आजाद। एक सदस्य बच गए हैं जिनका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद। कभी इलाहाबाद आप लोग जाइएगा तो वहां पर क्या है, इन्हें ये यहाँ पर क्या होती है इलाहाबाद में, उस टाइम पे इलाहाबाद ही, चलिए कोई नहीं, अब प्रयागराज तो हम नहीं लिख सकते। इलाहाबाद में ब्रिटिश जो मतलब पुलिस के साथ क्या हुआ था, अच्छा इलाहाबाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रिटिश जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस के साथ क्या हुई थी, इनकी मुठभेड़ हुई थी, के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी। इनकी मुठभेड़ हुई थी, ठीक है ना। और कौन सी जगह पे, अगर पूछ दे कभी कि कौन सा स्थान कौन सा था, तो देखिए स्थान था अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क बहुत फेमस है इलाहाबाद का, अल्फ्रेड पार्क। इस जगह का नाम क्या है, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है ना। यहीं पर मुठभेड़ हुई थी। और इसमें चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि इनकी गोलियों से मैं मारा जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं क्या करूंगा, मैं खुद को ही अपनी गोली मैं खुद से ही क्या करूंगा, अपने आप को मार लेना ज्यादा बेहतर समझता हूं। तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, हाँ चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, खुद को इन्होंने क्या की थी, गोली मार ली थी। खुद को इन्होंने क्या किया था, गोली मार लिया था। इनका कहना था कि मैं इनके थ्रू क्या हूं, मारा जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं क्या करूं, खुद से अपने आप को मार लूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इनके थ्रू मारा जाऊं, ये मुझे मारे, इससे पहले अच्छा होगा कि मैं क्या करूं, अपने आप को ही मार लूं। ये घटना कब की है, आ जाइए 27 फरवरी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो उनकी जो मृत्यु है, यानी कि वो कब शहीद हुए हैं, ये लोग सब शहीद ही कहलाएंगे क्योंकि शहीद ही थे, इन्होंने देश के लिए जो किया। ये कब शहीद होते हैं, ये 27 फरवरी 1931 को, यानी कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा मिलने से पहले ही 27 फरवरी को क्या होता है, इन्हें मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को क्या किया, गोली मार ली, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ से मरना। तो एक बहुत प्रिंसिपल वाले लोग थे और इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो क्या है, एकदम मतलब
कह लीजिए कि एक नई धारा इन लोगों ने क्या किया था, क्रिएट किया था, और जिससे अंग्रेज जिस पर्पस से किया था वो पर्पस क्या रहा, काफी सफल भी रहा। अंग्रेजों के अंदर एक फियर क्रिएट करना था जो क्रिएट हो चुका था। ठीक है। हाँ जी, लिख लिया इसे आप लोगों ने? चलिए ये क्लियर है ना। तो ये था HSRA, यानी कि अब जो है 1931 के बाद देखिए, चूंकि एक चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और है, मुझे एक बात बताइए, 23 मार्च को एक और घटनाक्रम हुआ था, मैंने एक बार बोला भी था कि भारतीय इतिहास में 23 मार्च का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। जरा बताएंगे आप सब लोग क्या हुआ था 23 मार्च को? चलिए इसमें आते, एक रह गया इसमें, चिटगांव आर्मरी रेड इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, चिटगांव आर्मरी रेड 1930। चिटगांव आर्मरी रेड, आर्मरी रेड कब हुआ था ये? 1930 में। इसको कहा जाता है चिटगांव शस्त्रागार, चटगांव इसको बोला जाता था, चटगांव, ठीक है ना, चटगांव इसे बोला जाता था। इसके जो चटगांव आर्मरी रेड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर था, ये बंगाल में था। ये जगह अगर बात करें तो कहाँ था, ये बंगाल में था। आज के टाइम पे ये चटगांव जो है वो बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? मास्टर सूर्य सेन। लीडर कौन थे? मास्टर सूर्य सेन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली जो क्रांतिकारी मूवमेंट हुए थे, मास्टर सूर्य सेन, इनको मास्टर दा भी बोला जाता था। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मास्टर दा के नाम से कौन फेमस थे, हु वाज फेमस एज मास्टर दा, दैट वाज मास्टर सूर्य सेन, ठीक है ना। इनका नाम क्या था? मास्टर सूर्य सेन। और इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था इनके? ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, याद रखिएगा, हाँ, संस्था का नाम अगर पूछ दे आपसे, 27 फरवरी 1931 भावना, 27 फरवरी 1931, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिएगा इनकी संस्था का नाम क्या था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना, इनकी संस्था का नाम था। इन लोगों ने किया क्या था? चटगांव के शस्त्रागार पर इन लोगों ने किया क्या था कि साथियों ने चटगांव के सभी गवर्नमेंट ऑफिस पर एक साथ कब्जा किया और एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी। इन लोगों ने चटगांव के सभी गवर्नमेंट ऑफिस पर क्या किया था? एक साथ धावा बोला था, ठीक है ना, एक साथ धावा बोला था, यानी अटैक किया, धावा बोला, और एक पैरेलल गवर्नमेंट इन लोगों ने क्या की थी? बना ली थी। और एक पैरेलल गवर्नमेंट इन लोगों ने क्या की थी? बनाई थी अपनी, ठीक है ना। चटगांव में, और इसमें जो मेन था, ये चटगांव शस्त्रागार पर, यानी कि चटगांव शस्त्रागार पर इन लोगों ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। चटगांव जो कि अंग्रेजों का था, चटगांव शस्त्रागार पर इन लोगों ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो अगर इसमें आता है, और इनके जो कुछ अन्य जो लीडर्स थे जो इनका साथ दे रहे थे, जो अन्य नेता थे इनके साथ में, कौन कौन से? तो इनमें ना महिलाएं भी थी, ठीक है, इनमें महिलाएं भी थी। तो महिलाएं में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, ये भी क्या थी इनके साथ में? प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त, ये लोग क्या थी? फीमेल्स भी थी जो फेमस थी, जो मशहूर लीडर्स के तौर पर देखा जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1930 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? चटगांव जो है शस्त्रागार जो है पर इन लोगों ने हमला किया था, और इसको बहुत ही फेमस रहा, चटगांव आर्मरी रेड के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने भी क्या किया था? इस हमले के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है, और भारत के लिए इन्होंने एक तिरंगा फहराया। बट 16 फरवरी 1933 को हम लोग क्या देखते हैं से लेके 12 फरवरी 1934 के बीच में क्या किया गया है? जो भी इसके मेंबर्स थे उन लोगों को भी क्या किया गया? धीरे धीरे फांसी दी जाने लगी, ठीक है। इन लोगों को भी क्या किया जाने लगा? 1933 तक हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, उन लोगों को लगातार क्या किया जाने लगा? धरपकड़ शुरू हो गई और उन लोगों को भी फांसी दी जाने लगी।
अगर एक क्वेश्चन आता है, जैसे इसकी ही एक लीडर थी, बीना दास नाम था उनका, क्या नाम था, बीना दास। इन्होंने क्या किया था, दीक्षांत समारोह में 1932 में हम लोग देखते हैं क्या, 1932 में इन्होंने दीक्षांत समारोह में जो उस टाइम पे जो कह लीजिए दीक्षांत समारोह में जो मेन व्यक्ति था, यानी कि जो दीक्षांत गवर्नर था, उसी के ऊपर इन्होंने क्या की थी, गोली चला दी थी। दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी, गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो एक ये भी था कि एक ये भी क्रांतिकारी संस्था थी जो उधर काम कर रही थी। गवर्नर पर गोली चलाई थी, लिख लीजिएगा इसे। चटगांव आर्मरी रेड ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। फेमस में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर हाँ जी, चटगांव आर्मरी रेड के बारे में बात करें तो सबसे फेमस कौन सा था, तो सबसे फेमस हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर ये जो थे मेन जो थे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेन जो थे यहाँ पर जो मेन व्यक्ति थे मास्टर सूर्यसेन थे। इनके नाम, इनको मास्टर दा के नाम से भी बोला जाता था, मास्टर दा के नाम से इन्हें बोला भी जाता था, ठीक है ना हाँ, फेमस थे ये। और इनके साथ में क्या हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स लीडर्स भी थी, जैसे बीना दास हो गई, आपको कल्पना दत्त हो गई, प्रीति लता वाडेकर हो गई। तो ये सभी के सभी क्या थे, इनके साथ में जुड़ी हुई थी। इनकी पार्टी का नाम क्या था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इनकी पार्टी का नाम क्या था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो था, इनकी पार्टी का नाम था। इनको भी हम लोग क्या देखते हैं हाँ, ये जो थे इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो संस्था थी, इसने क्या किया था, चटगांव में एक शस्त्रागार था जिस पर इन लोगों ने अटैक भी किया। इसको चटगांव शस्त्रागार, हाँ, चटगांव आर्मरी रेड के नाम से ये फेमस है। ये जो घटना था ना भावना, ये चटगांव आर्मरी रेड के नाम से फेमस है। चटगांव आर्मरी रेड, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग के नाम से ये घटना क्या है, फेमस है। जो कब हो रहा है, ये 1930 में हो रहा है, लिख लीजिएगा। ये कब हो रहा है, ये 1930 में हो रहा है, ठीक है। बहुत फेमस हुआ था ये घटना, चिटगांव आर्मरी रेड जो हुआ था। हाँ, चिटगांव आर्मरी रेड जो था ये बहुत ही क्या रहा था, फेमस रहा था लिख लीजिएगा इसे। और हम लोग क्या देखते हैं 16 फरवरी माना जाता है कि 1933 में ये गिरफ्तार कर लिए गए थे और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। जो मास्टर सूर्यसेन थे, इन्हें 12 जनवरी 1934 को क्या की गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। 12 जनवरी 1934 को क्या की गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी इन्हें। क्लियर है ये? तो ये था आपका चटगांव आर्मरी रेड जो 1930 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। मास्टर सूर्यसेन थे, इनके साथ साथ जो कुछ अन्य महिलाएं जो लीडर्स थी, फीमेल लीडर्स थी भावना, तो वो थी प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त और बीना दास। बीना दास ने क्या किया था, दीक्षांत समारोह में, यानी जो कन्वोकेशन होता है वहां पर क्या किया था, इन्होंने गवर्नर पर गोली चला दी थी। आर्मरी रेड फेमस रहा है चटगांव आर्मरी रेड के नाम से। और इसमें हम लोग देखते क्या कि इसके कारण मास्टर सूर्यसेन को फांसी की सजा मिली थी 12 जनवरी 1934 को। 33 में ये अरेस्ट हो गए थे और गिरफ्तार किए गए और 34 में इन्हें क्या किया गया, इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो पूर्वी बंगाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां भी मूवमेंट चल रहा था, और वो कौन सा था, ये मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में। तो ये जो अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये बेसिकली, हाँ इसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, ये बेसिकली ये जितनी भी घटनाएं हमने पढ़ी हैं, याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है, ये सारी घटनाएं किस नाम से जानी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा की पूरी कहानी थी जो रेवोल्यूशनरीज जो घटनाएं घटी, क्रांतिकारी आंदोलन हुए इस दौरान, हमने उसके बारे में क्या किया देखा। अगर अब क्वेश्चन आता है कब हुआ था, 1930, कहाँ हुआ था, चटगांव कहाँ है, तो पूर्वी बंगाल। अभी इसकी स्थिति कहाँ है, ये बांग्लादेश में जा चुका है। इनकी पार्टी का नाम क्या था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है ना।
ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन, भावना सुनिए, अगर रिपब्लिकन को हिंदी में करना हो तो रिपब्लिकन का मतलब होता है गणतांत्रिक। भारतीय गणतांत्रिक या भारतीय गणतंत्र पार्टी या फौज के नाम से आए तो आप समझ लीजिएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। हिंदी में अगर ना समझ में आए तो एक बार इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी होता है, तो जरूर एक बार क्या करिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए इसमें, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत समझने में, ये जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ऐप वाले आप लोग बताइए फटाफट। नहीं ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कोई बना ही नहीं थी, एक पैरेलल गवर्नमेंट इन लोगों ने अपनी तरफ से क्या किया था, बनाने की कोशिश की थी, मीन्स कि हम अपनी सरकार चलाएंगे। बट था क्या कि धरपकड़ शुरू हो गया, ये सभी लोग पकड़े गए। और इसमें जो 1933 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 34 में फांसी हुई है, 33 में ये पकड़े ही गए हैं। तो उस बीच में ये लोग अंदरूनी तौर पे क्या कर रहे थे, एक अपना ही एक चला रहे थे कि हम लोग इसके मेन हैं और हम लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। बट वैसा कुछ था नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर से छुप करके ही वो हो पा रहा था, ओपनली कुछ चीजें नहीं हो सकती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम लोग। तो ये था जो क्रांतिकारी घटनाएं जो हम लोग थी उसके बारे में बात कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूछा था किसी ने कि मैम थोड़ा सा बता दीजिएगा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, क्वेश्चन आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखेंगे तो देखिए एम.एन. रॉय, इसके संस्थापक की अगर बात करें हम लोग कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो देखिए एम.एन. रॉय, इनका नाम क्या था। संस्थापक के बारे में बात करें, फाउंडर कौन थे इसके, एम.एन. रॉय, ठीक है। कब हुई है इसकी स्थापना, अगर बात करें कब हुई है तो 1920 में। कहाँ हुई है याद रखिएगा, ताशकंद में। ताशकंद यहाँ नहीं है, ताशकंद भी बोलते हैं इसको, एंड ताशकंद, ठीक है। ताशकंद में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। एम.एन. रॉय इसके फाउंडर थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी इन्होंने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है। चलिए, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग क्या देख रहे थे, इसके कुछ फेजेस हैं, अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसके कुछ फेजेस हैं। फेजेस यानी कि ये फर्स्ट फेज है, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में क्या करिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसके जो फेज हैं। जैसे फेज 1 ज्यादा देखिए आएगा नहीं, ठीक है ना। फेज 2 फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर रही हूँ उसके बारे में बता दे रही हूँ। फेज 3 जो इंपॉर्टेंट है, और फेज 4 जैसे फेज 4। अब जैसे फेज 1 में हमने क्या देखा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हो रही है भाई, 1920 में। किसके नेतृत्व में, एम.एन. रॉय के नेतृत्व में क्या हो रहा है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है ना, एस्टैब्लिश हो रहा है। इसी दौरान हम लोग क्या देखते हैं, फेज 1 में ही हम लोग क्या देख रहे हैं, 1924 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1924 में कानपुर में, कहां पर, कानपुर में। सन्यबख्त नाम था इनका, इनके नेतृत्व में क्या किया गया था, कानपुर में बख्त के नेतृत्व में स्थापित किया गया। फेज 1 में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसी फेज में कम्युनिस्ट मूवमेंट भारत में कांग्रेस के पैरेलल चल रहा था। यानी इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो भारत में कांग्रेस के पैरेलल चल रहा था, कांग्रेस के समानांतर चल रहा था, या पैरेलल जो भी चाहे लिख लीजिए, समानांतर चल रहा था, ठीक है।
इसके पैरेलल क्या हो रहा था, ये चीजें चल रही थी। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं फेज 2 में, याद रखिएगा स्टालिन जो था, जो आपने सुना होगा रूस का नेता था स्टालिन, इसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ये पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि ये जो एक सोच है कम्युनिस्ट, क्या है, एक बेसिकली कम्यून को मिला करके एक सोच है, ज्यादा ध्यान नहीं नहीं दिया। अभी मैं समझा दे रही हूँ कि ये है क्या, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने क्या किया, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से खुद को अलग किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को यानी स्वयं को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से क्या कर लिया, अलग कर लिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से अलग किया, कर लिया, ठीक है ना। इसने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया भाई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जो थी। उसके बाद फेज 3 में अगर हम लोग देखें, तीसरे फेज में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी का दमन करना शुरू करती है, ठीक है। और ये तीसरा फेज आता कब है, ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्टों का दमन करना शुरू करती है, कम्युनिस्टों का दमन करना शुरू कर देती है, ये कब से कब तक चला, 1930 से लेकर के 34 तक। इस फेज में इनका जो सपरेशन है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, इनका सपरेशन शुरू हो जाता है। अब यहीं पर देखते हैं हम लोग क्या कि जो 1935 से 41 के बीच का ये टर्म पीरियड है, 1935 से 41 तक का टर्म पीरियड है, सॉरी फॉर दैट, 1935 से 41। तो अब कम्युनिस्ट ने इससे बचने के लिए क्या किया था कि कम्युनिस्टों ने किससे मदद ले ली, इन लोगों ने मदद ली किससे, बेसिकली इन लोगों ने मदद ली या शरण ले ली किससे, ये कांग्रेस पार्टी से मिल गए। किससे मिल गए, तो जो कम्युनिस्ट हैं, याद रखिएगा जो कम्युनिस्ट है ये क्या हो गए, कांग्रेस पार्टी से मिल गए, ये कांग्रेस पार्टी से मिल गए, बचने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए से मिल गए थे 1935 से 41 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं क्या 1942 से, ध्यान रखिएगा 1942 से 46 के बीच में क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अब कांग्रेस से अलग हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई। देखिए प्रीलिम्स के पर्पस से मैं आपको थोड़ा समझा रही हूं, इसको इस तरह से समझ लीजिएगा, से अलग हो गई, ठीक है ना, अलग हो गई। यानी इनका कहना था कि अब हम अपना अलग क्या करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, है ना, हम अपना क्या करेंगे, और ये कब से कब तक चल रहा है। तो इसी कारण याद रखिएगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को क्या कर लिया था, अलग कर लिया था, या समर्थन नहीं दिया था। याद रखिएगा कम्युनिस्टों ने क्या किया था, कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं दिया था या अलग कर लिया था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में सपोर्ट नहीं किया था, नहीं किया था। 1942 से 46 के बीच में ये फेज हम लोग देख रहे हैं कम्युनिस्ट का। जो सेकेंड फेज था इनका, ये था 1930 से लेकर के 34 तक, ठीक है। फर्स्ट फेज जो है हम लोग देख रहे थे, ये कब से कब तक था, 1920 से लेकर के 29 तक में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत में धीरे धीरे इनकी संस्था बनी। दूसरे फेज में देख रहे हैं जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था जिससे ये लोग जुड़े हुए थे, उससे क्या हो गए, ये लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये फेज कब आ रहा है इनका, 1930 से लेकर के 34 के बीच में, ठीक है। थर्ड फेज हम लोग कब देख रहे हैं इनका, 1935 से लेकर के 41 के बीच में इनका थर्ड फेज आता है, जिसमें ये इनका कांग्रेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनका क्या करने लगती है, सेपरेशन करने लगती है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी से मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 42 से 46 के बीच में ये खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग करते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन को इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, इनका ये मानना था, इन्होंने उल्टा विरोध किया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि किसने विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था।
ठीक है, लिख लिया ये आप लोगों ने? हाँ जी, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? किसने बोला था? संतोष, ये क्लियर हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था आइडियोलॉजी? कि कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? क्या? बुजुर्ग नहीं, उसको बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं। अच्छा, क्या क्या बात कर, देखिए बुर्जुआ वर्ग, देखिए एक होता है सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वो होता है ना संतोष, जो मान लीजिए कि जिनकी स्थिति थोड़ी समाज में ठीक ठाक हो गई, ठीक है ना, जो पढ़ लिख लिए। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में समझ लीजिएगा, देखिए मार्क्स की थ्योरी को ये लोग मानते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे, इनका ये मानना था कि समाज चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, हम क्या देखते हैं, वर्ग क्लास डिवीजन का कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहता है। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि एक पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। तो कम्यून, कम्युनिटी से बना है कम्यून, और कम्यून से ही बना है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, और सभी समुदाय को साथ लेकर चलना इज द थ्योरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। सबका क्या हो, साथ साथ विकास हो। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास 4 गाड़ी हो, किसी के पास 1 भी नहीं हो। तो इनका कहना है कि क्या सबके पास बराबर से क्या हो, उसका डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो बुर्जुआ वर्ग, यानी हम लोग देखते हैं कि एक टाइम पर इसमें बहुत सारे बुर्जुआ वर्ग भी इससे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। बुर्जुआ मतलब ये होता है कि वो लोग जो सोसाइटी में ना तो वो लोअर क्लास में आते हैं, ना तो वो अपर क्लास में आते हैं, वो होते हैं बीच बीच के। समझ रहे हैं संतोष? यानी उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक होगी, मिडिल क्लास है, और वो सोचने में क्या है, सक्षम है। तो वो अपने आप को क्या कहता है, वो हो जाता है बुर्जुआ वर्ग। तो इनका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है। अगर ये ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मली एक किसी डॉक्टर को देखें अपनी सोसाइटी में, तो डॉक्टर क्या क्या वो अमीर होता है? नहीं, वो एक बुर्जुआ वर्ग है, यानी ना तो वो गरीब है ना तो वो अमीर है बहुत ज्यादा। वो बीच का वर्ग है जिसका संबंध इन दोनों से है, अमीर से भी है गरीब से भी है। तो बुर्जुआ वर्ग उसी को बोला जाता है संतोष, जो कि इम्पैक्ट रखता हो सोसाइटी में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये था, अगर आप लोग से कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कभी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, 1920 से 29 के बीच में, मैंने देखिए पूरा फेज ही समझा दिया आप लोगों को, ताकि आप कभी इसके लिए कंफ्यूज ना हो। हाँ जी, भावना क्लियर हो रहा है ये? सत्यम, भावना, नाजिम, आप लोग मुझे बताएं अब ये क्लियर हुआ? ये बेसिकली जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस दौरान इन लोगों का कॉर्नर में नीचे देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था इन लोगों ने? विरोध किया था। ये लिख लीजिएगा ना, विरोध किया था, अपोज किया था इन लोगों ने। भारत छोड़ो आंदोलन का इन लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का इन लोगों ने हाँ जी, एक चंदन पूछ रहे हैं कि मैम MN रॉय का फुल फॉर्म क्या था? बताइए जी आप लोग, अब ये सब भी मैं ही बताऊं? हाँ बताइए, MN रॉय का फुल फॉर्म क्या था? क्यों मैम? इनका अपनी आइडियोलॉजी है सत्यम, इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना, इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी ये थी इनका, फिर 1946-47 में ये इनका कहना था कि भारत को कई सारे अलग अलग प्रांतों में बांट दो, और हम लोग को भी क्या हो जाएगा, एक प्रांत मिल जाएगा जिसमें हम लोग क्या कर सकेंगे, रूल कर सकेंगे। मैम आज मानवेंद्र नाथ रॉय, हाँ जी भावना बोलिए, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जो आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, पीटी के पर्पज से इसको थोड़ा सा पढ़िए, अगर कॉन्सेप्चुअल ही आएगा क्वेश्चन में। यही पूछता है कहाँ इसकी स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की? ताशकंद में, ठीक है। किसने किया था? MN रॉय ने किया था। कहाँ किया था? ताशकंद में किया था। मैंने फेज भी बता दिया कि इनका फेजेस इंडिया में क्या रहा था, किस टाइम ये अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल से अलग कर रहे हैं, किस टाइम ये कांग्रेस पार्टी से अटैच हो रहे हैं, और किस टाइम इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। दिस इज, हाँ अच्छा, कानपुर में सन्यबख्त नाम था इनका। तो इन लोगों ने जैसे देखिए, स्टैब्लिश हुआ कहाँ पर? बाहर में स्टैब्लिश हुआ है ताशकंद में, इंडिया में नहीं हुआ था। तो इन यहाँ पर भारत में हम लोग क्या देखते हैं, चूंकि ये वो समय था जब HSRA या HRA बन रही है, तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था, ये भी वही क्रांतिकारी वर्ग थे। तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, अपनी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर स्थापित किया 1924 में। भारत के कानपुर में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी पार्टी जो है वो स्टैब्लिश हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक है।
तो ये था इस, देखिए मैंने क्या कहा, अभी बहुत हम लोगों को मेंस के पर्पज से नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है पीटी के पर्पज से। बस आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की ये आइडियोलॉजी है, ये स्टैब्लिशमेंट है। और ये समय था, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ वाले फेज से आपसे 1942 से 46 के बीच में, कि कौन सी पार्टी थी जिसने कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया था, ठीक है ना। और अगर बात की जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी कब कांग्रेस पार्टी से आकर के मिल जाती है, तो 1935 से 41 के बीच में होता है, जब ब्रिटिशर्स इनका दमन करना शुरू करते हैं, सपरेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। और शुरू में इन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, मैंने क्या कहा था, ये पार्टी यहाँ की नहीं है ना, ये पार्टी उसको ध्यान में रख के, कम्युनिस्ट पार्टी को ध्यान में रखकर बनी थी। तो स्टालिन जो है, आप लोगों ने सुना होगा, रशिया मतलब जो नेता था, इसने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, दैट्स वाई इन्होंने अपने आप को क्या किया, अलग किया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से। इस पे अगर नहीं भी जाए तो इसे छोड़ भी दीजिए, ठीक है ना, इसे अगर छोड़ भी देते हैं तो बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये इनका ये कंडीशन था। चले अब आगे बढ़े इसमें हम लोग। तो ये था आपका जो क्या कहते हैं, जो एक्टिविटीज हो रही थी, जो गतिविधियां हो रही थी। अब इसमें नेक्स्ट जो था हम लोग का लास्ट है, मैं हेडिंग दे रही हूँ। मैंने सोचा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, मैंने सोचा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज खत्म नहीं हुआ है। आप लोग ये क्या कहते हैं, मुझे मैनेजमेंट फिर कहेंगे कि मैम आप क्यों डिले कर रही हैं, क्यों डिले कर रही है। लेकिन टॉपिक ही जो है, चलिए इसमें आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा। कल तो लेकिन लास्ट रख सकते हैं ना, अब तो इतना तो मैंने आज बता दिया है, कल लास्ट क्लास घोषित कर दूं मैं, बताइए आप लोग। हाँ जी, आज तो मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता ही दी, कल लास्ट क्लास घोषित कर दूं संतोष? भाई कितना पढ़िएगा हिस्ट्री आप सब लोग। छवि, हाँ जी, कल लास्ट क्लास घोषित कर दूं मैं? अच्छा नहीं, तो आप मेरी प्रीवियस जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख लीजिएगा। हम लोगों को छोड़ के जाने का मन है। अरे नहीं, आप लोग बोर नहीं करते, मुझे लग रहा है कि आपको इतिहास के अतिरिक्त भी तो कुछ पढ़ना है, इतिहास में से थोड़ा सा। मैं इसलिए बोल रही थी, नहीं तो फिर। अच्छा अच्छा। मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए सब सारे विषय पढ़ने हैं ना आपको। हाँ जी चंदन, आपको ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। हाँ, कल के पेपर के लिए आपको बहुत सारे विषयज हैं हमारी साइड से, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, मैं सोच रही थी कि आज मेरा खत्म हो जाएगा, ऑप्शनल में बच्चा पढ़ लेगा मैम, ठीक है। इसलिए लास्ट में क्या मैम, स्टूडेंट्स कभी भी लास्टिंग नहीं चाहिए। नहीं तो सुनिए, एक चीज मैं बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कल आप लोगों की लास्ट क्लास हो जाए। मेरी तरफ से यही प्रयास होगा कि कल की जो क्लास हो वो लास्ट हो, क्योंकि हम लोग 1930 तक आ गए हैं। अब आप लोग को आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है। अब आप जल्दी ही स्वतंत्र होने वाले हैं। मैं स्वतंत्र करना चाह रही हूँ, आप स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग को स्वतंत्र करूं, आप स्वतंत्र नहीं होना चाह रहे हैं। अरे बाप रे, वही तो कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि स्वतंत्र करूं और आप लोग जो है स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं। चलिए इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में बात करें। इसके मेन नेता कौन थे? नेता इन द सेंस कि हु वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, दैट वाज गांधी जी। ये कौन थे? गांधी जी के नेतृत्व में से क्या किया गया था, चलाया गया था। लेकिन फिर भी सुनिए, मैं आप लोगों से कह देती हूँ, कल मान के चल लीजिएगा कि लास्ट क्लास होगी। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कल मान के चलिएगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कि अभी 30 पर है, हम लोगों को 47 तक पहुंचना है, और ज्यादा इसमें अब ज्यादा घटनाएं नहीं है। अब क्या है, मिशन विशन पढ़ना है हम लोगों को। तो हाँ। चलिए, गांधी जी ने क्या की थी, इस आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, गांधी जी ने की थी, गांधी जी ने की थी, ठीक है, की थी, ठीक है।
और बात करें हम लोग कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, ये तो साबरमती आश्रम में। कहाँ से, अगर प्लेस की बात करें तो साबरमती आश्रम, ठीक है ना, साबरमती आश्रम। और प्लीज मुझे, मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे प्लीज टोका मत किया कीजिए कि मैम टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। मुझे भी पता है कि आप लोगों को दूसरी क्लास करनी होती है, मैं खुद ही छोड़ दिया करूँगी टाइम पर। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि अगर स्टूडेंट टोक दें कि मैम आपका टाइम हो गया, देन फिर क्या होता है ना कि लगता है या तो फिर मैं ही थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूँ फिर। साबरमती आश्रम से क्या देख रहे हैं हम लोग, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो मूवमेंट था, यानी ये जो सिविल डिसओबीडियंस, सविनय का मतलब होता है विनय के साथ, इस तरह से इसको तोड़ लीजिएगा। विनय के साथ आपकी बात नहीं मानना, कुछ आज़ादी, हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आप लोगों को आज़ादी। देखिए विनय का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब हम ओबीडियंट तरीके से आपकी बात को नहीं मानेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड वी आर गोइंग टू, कह सकते हैं कि हम आपके जो लॉज हैं उसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है ना। आपके लॉज को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, बट इन मैनर्ड वे, एक मैनर वे में हम क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। इसे ही कहा जाता है सविनय, यानी विनय के साथ आपके कार्य को नहीं करना इज कॉल्ड सविनय, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर जैसे किसी को देखिएगा कि कोई अगर बहुत बात मानता हो तो कहते हैं कि बड़ा ओबीडियंट बच्चा है, बड़ा ही बात मानने वाला है, तो यहाँ ओबीडियंट नहीं, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब हो ही जाता है कि नहीं बात मानना। तो किसकी बात नहीं मानना भाई, कि हम जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनके जो भी लॉज हैं, जो भी कानून है, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, बहुत ही विनय के साथ, विनम्रता के साथ। हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के वायलेंस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत विनम्रता से आपका काम हम बिगाड़ देंगे। बस एक शब्द में समझिए कि विनम्रता के साथ बिगाड़ा गया कार्य, ठीक है, दैट इज नोन एज सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कहाँ इसको शुरुआत किसने किया था, गांधी जी ने किया था। एक चीज और इसके पीछे की बात मैं बता देती हूँ कि गांधी जी ने एक 11 फॉर्मूला दिया था, ठीक है, मांग की थी, इन्होंने 11 मांग की थी, जिसमें ये था कि भाई जो नमक कर है वो एक बेसिक होता है किसी भी इंसान के, ह्यूमन के लाइफ के, जो खाना होते हैं, जो हमारा जो बेसिक नीड्स है, उसमें क्या है, वो बेसिक नीड्स होता है, और उसको आपने क्या किया है, उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया था कि आप ऐसा मत करिए। तो 11 फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि आप, ये हमारे डिमांड है, इसे मानिए। जब वो 11 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो फिर गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब जो है समय आ चुका है कि इनके जो भी लॉज हैं उसे क्या किया जाए, तोड़ा जाए, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देखिएगा कि गांधी जी के 11 सूत्री कार्यक्रम, यानी गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी, जिसे वायसराय ने नहीं माना था, जिसके कारण क्या हुआ था, यह आंदोलन शुरू हुआ था। बस इस तरह से समझ लीजिएगा, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, ठीक है ना, 11 सूत्री मांगे थी जिसे वायसराय ने नहीं माना था, जिसे वायसराय ने नहीं माना था, ठीक है ना, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसके कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, गांधी जी ने क्या किया था, इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया था कि ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट दैट इज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से ये जाना गया था। गांधी जी ने क्या किया था इस टाइम पे है ना, गांधी जी ने किया था इस टाइम पे, गांधी जी ने एक यात्रा निकाली, ये अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले थे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा, कल वाली जो क्लास होगी आप लोगों की, तो अब मान के चलिए कि जो मेजर जो वर्क थे वो हो चुके हैं। 1930 के बाद जो अब बचा, अब कल फाइनल हो जाएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि कल आप लोगों की लास्ट क्लास होनी चाहिए। आई होप कि ऐसा कल हो, कि कल आप लोगों का क्या हो, क्योंकि मेजर चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ लिया है।
हाँ, नम्र निवेदन के साथ जो है हम आपके लॉज को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। वी आर गोइंग टू ब्रेक योर लॉज विथ ओबीडियंस, ठीक है ना, बहुत ओबीडियंट तरीके से हम आपका क्या करेंगे, आपकी मांगों को या आपके जो भी जो कानून है उसको हम तोड़ेंगे। एक काम आप लोग याद करेगा, हाँ, इसको दांडी यात्रा भी बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है, और इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इसे सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह से के नाम से क्या था, ये फेमस था। ये मूवमेंट किस नाम से फेमस था, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। चलिए हाँ, दांडी यात्रा के नाम से ये क्या था, फेमस था। आज अब आप लोग की दूसरी क्लास का चूंकि समय हो चुका है तो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, पर उम्मीद रखिएगा कि कल जो है आपकी लास्ट क्लास होगी। आई विश कि कल आप लोगों को क्या रहे, लास्ट क्लास रहे, और हाँ लास्ट क्लास होगी। कल मिलते हैं फिर हम लोग जिसमें 11 सूत्र जो था ना, हाँ कल मिलते हैं हम लोग। 11 सूत्र में मैं कल आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि अब समय नहीं है विष्णु, अब दूसरी क्लास का समय हो चुका है। तब तक के लिए क्या करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, तैयार रहेगा कि दैट कल जो है वो लास्ट क्लास होगी। अब प्लीज कल जो है कल फाइनल हो जाए आप लोग का हिस्ट्री भी, ठीक है। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू, टेक केयर। हाँ पूछिए। अच्छा आप यहीं रहती हैं, ओके ओके, हाँ 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 हाँ, मिल लीजिएगा, मिल लीजिएगा, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आ जाइएगा, मिल लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकती हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकती हैं, ठीक है। ओके जी, ओके जी वेलकम। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।